गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने आपातकाल से क्या सबक लिया। आपातकाल से एक बैरागी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई। हालांकि बहुत से पर्यवेक्षण का मानना है कि आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र नहीं रह गया था, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक डर्रे पर लौट आए थे। इस प्रकार आपातकाल का एक सबक तो यही था कि भारत में लोकतंत्र को विदा करना पाना बहुत ही कठिन था, कि जिसमें चाहते थे कि लोगों को लगा था कि दोबारा से एक परिवार के अंदर, एक राजशाही के अंदर ही ताकत आ जाएगी, वो होना मुश्किल हो गया था। अब शासन व्यवस्था सबके अंदर फैलना शुरू हो गई थी। दूसरी आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रबंधक से कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए, जिसके बाद में सुधार लिया गया। अब अंदरूनी आपातकाल सिर्फ शस्त्र विरोध की स्थिति में लाया जा सकता है। इसके लिए यह भी जरूरी था कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे। अब आपातकाल के लिए परिवर्तन भी कर दिए, और अंदरूनी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके मामले में भी स्थिति को सुधार लिया गया। तीसरा, आपातकाल में हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालत ने व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा की सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगरता तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई, और आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई गठन मजबूती में आए, जिसे वजूद में आए, कि जिसे अधिकारों को लागू किया जाए और शासन के साथ उनके किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। इस प्रकार की क्रिया को मजबूत बनाया गया। बहरहाल, आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़ दिए जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दल और समूहों के नियंत्रण जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सीधा सा संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में शामिल होने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? ऐसा विरोध की क्या कोई सीमा है? कि जो हमने लगातार देखा कि आपातकाल में लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनके अधिकारों को रोक लिया गया, क्या ये सही है? क्या एक नए अधिकार व्यवस्था में या आपातकाल में भी कोई ऐसी स्थिति अपनाई जा सकती है जिससे उसके अधिकारों को रोका जा सके, उनके अधिकारों के प्रति उनको छूट दे दी जा सके? इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू की जा सकती है? तो आगे देखते हैं। दूसरी, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ है। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई। इन्हें शासन दल ने अपने राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किए हैं। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए, और ये समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई। मतलब जो प्रशासन ने काम किया है, जो पुलिस ने काम किया है, तो वहाँ जो हमारी इंस्टीट्यूट ने काम किए हैं, वो सारे के सारे राजनीतिक दबाव में किए हैं। सरकार के अंडर जो ये इंस्टीट्यूट थे, ये जो हमारे पुलिस प्रशासन थे, ये स्वतंत्र कार्य नहीं कर पाए, जिससे इस प्रकार के हालात और इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आई। चलिए आगे देखते हैं, आपातकाल की बाद राजनीति किस प्रकार की रही। अब आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। इंदिरा गांधी ने खुद को बचाने के लिए इस लेवल तक इन्होंने अपने आप को बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की थी, लेकिन अब राजनीति में किस प्रकार बदलाव आया, किस प्रकार उनको निकाल दिया गया। जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई। वैसे आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया था। 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभव के बारे में जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहाँ आपातकाल का असर सबसे ज़्यादा महसूस किया गया था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरोध था। सबक एकदम साफ था, और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतांत्रिक विरोधी माना, उन्हें मतदान के रूप में उन्हें भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखते हुए 1975 से 77 के अनुभव की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई थी। मतलब जो अब हालात हुए, विरोधी पार्टियों को एक मौका मिल गया कि वो चुनाव जीत सकें,
क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। लोगों को इसकी आलोचना के बारे में बताया गया, इसके नुकसान के बारे में बताया गया और इसके पॉजिटिव इफेक्ट के बारे में लोगों को ज़्यादा नहीं बताया गया। तो इससे वो आसानी से सरकार को तोड़ने में सफल रहे। लोकसभा के चुनाव 1977, 18 महीने के आपातकाल के बाद लगे। ये जो हमारी आपातकाल की घोषणा थी 18 महीने तक लागू रही थी, क्योंकि जब भी कोई आपातकाल लगता है तो 6 महीने के लिए लागू रहता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जा सकता है वो जब हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर सहमति दें और लगे कि हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तब इसको आगे 6 महीने करके आगे बढ़ाया जाता है। 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 में जनवरी माह में सरकार ने चुनाव करने का फैसला किया और इसी के मुताबिक सभी नेता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 में चुनाव हुए। ऐसे विपक्षियों को चुनाव तैयारी का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीति की गति बहुत तेज़ थी। आपातकाल लागू होने से के पहले ही बड़ी विपक्ष पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। चुनाव के आने पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी का नाम एक नया दल बनाया। नई पार्टी के ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस ने कुछ अन्य नेताओं के जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में इस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। मतलब इसको बाद में बीजेपी के अंदर शामिल कर दिया गया, जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था, जो जगजीवन राम के नेतृत्व में बनाई गई थी। 1977 में चुनाव को जनता पार्टी के आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठबंधन के कारण ही यह सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी, कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई थी। अब वो उनके लिए चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मोरारजी देसाई के बारे में पढ़ लेते हैं। 1896 में जन्म हुआ, 1995 तक वो रहे। वो क्या क्या उन्होंने किया? स्वतंत्र सेनानी रहे, गांधीवादी नेता थे, खादी पहनते थे, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक थे, बम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, 1967 से 1969 के बीच उप प्रधानमंत्री, पार्टी के टूट के बाद कांग्रेस ओ में शामिल हो गए और 77 से 89 तक एक गैर कांग्रेस दल के तरफ से प्रधानमंत्री भी रहे। क्योंकि जब ये मोरारजी देसाई की बात आई, अब ये जब यहाँ चुनाव होता है तो ये प्रधानमंत्री बनते हैं और कुछ समय के लिए, क्योंकि इसके बाद ये सरकार फिर टूट जाती है और या फिर से यहाँ कांग्रेस आ जाती है। लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली, उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दल ने लोकसभा में 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटें जीत चुकी थी। जनता पार्टी की बात जो आती है हमारे यहाँ, जो एक हमारे बीजेपी आने से पहले की सरकार थी, उसे भारतीय जनता पार्टी का नाम रखा गया था, उसे जनता पार्टी पहले कहा गया था। जो ये विपक्षी दल थे उनकी एक कंबाइन एक मिली हुई पार्टी का नाम था जनता पार्टी। इसमें बहुमत स्पष्ट मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस थी बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट ना पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज 1 या 2 सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उसके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। अगर आप उस वक्त के जो चुनाव में नतीजे रहे थे उस पर एक मैप के द्वारा अगर उसके ऊपर देखें तो आप उसमें पाओगे कि कांग्रेस हर जगह हार चुकी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उन्हें कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा और दक्षिण भारत के राज्यों में तो उनकी एक तरह से उनकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक टोक चलता रहा। इसके कई कारण थे। पहली बात तो ये थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य में एक समान नहीं था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापन करना और ज़बरदस्ती नसबंदी का काम करने का ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। मतलब जो ये साउथ के भाग में की बात आती है,
दक्षिण भारत की बात आती है, वहाँ कांग्रेस बनी रही, क्योंकि वहाँ पर आपातकाल का असर नहीं हुआ। जो ज़्यादा असर हुआ वो उत्तर भारत में हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रक्रिया से दूरगामी बदलाव आए। उत्तर भारत का मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है 1977 में बनी गैर कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। इस चित्र में जयप्रकाश नारायण, जेपी कृपलानी, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त जब कांग्रेस पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी 1977 के अंदर, उस वक्त की है। और जो हमने उसके अंदर मैप की बात की थी, ये देखिए, जो हरा रंग है, ये हरा रंग है भारतीय जनता पार्टी का, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और वो सरकार कहां कहां तक फैली हुई है, ये सरकार का भारतीय जो पीला है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जो ये पीला रंग आप कई जगह देख रहे हैं, सिर्फ उत्तर भारत के अंदर ज़्यादा कांग्रेस रही है और कुछ भाग हमारा इस तरफ पूर्व के इलाकों में भी रही है। और वाम दल जो हमारा रेड रंग है, जो आप लाल रंग देख पा रहे हैं, कुछ हिस्सों में यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ है, कुछ यहाँ है, कुछ एक हिस्सों में यहाँ था। तो ये था हमारा वाम दल। और अन्य जो दल थे, जो अन्य हमारा ब्लू दिख रहा है, ये अन्य अन्य दलों के साथ इन्होंने कार्य किया था। अब यहाँ पर भारतीय पार्टी ने, जो विपक्ष की पार्टियाँ थी सारी मिलकर एक हुई थी, उन्होंने पूरे भारत के ऊपर राजनीतिक कब्जा कर लिया था। आइए अब देखते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। 1902 से लेकर 1987 तक, जुलाई 1989 में जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे, ग्रामीण और कृषि विकास के समर्थक रहे, कांग्रेस छोड़ो और 1967 में भारतीय क्रांतिकारी दल का गठन किया, उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री, बाद में 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, 1777 से 89 में लोक दल के संस्थापक रहे। तो ये था हमारा चौधरी चरण सिंह के बारे में कि कौन था। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ पर सरकार बिल्कुल अन्य विपक्ष पार्टियों की आ गई थी, मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर उसमें आ जुड़े थे। इस अर्थ में देखें तो 1977 में चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहता, बल्कि उसके आगे की कुछ बातों को और संकेत करता है। अब हम जनता सरकार देखते हैं कि जनता सरकार किस प्रकार से चुनाव में आई, उन्होंने क्या किया। 1977 के चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार को कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मच गई। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीत शामिल थे। मतलब 3 व्यक्तियों में से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हर कोई प्रधानमंत्री बनना की चाहत में लड़ाई कर रहा था। मोरारजी देसाई 66 से 67 में ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोक दल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। और जगजीवन राम को कांग्रेस सरकार के मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता का खींचाताना खत्म नहीं हुआ कि बिल्कुल अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर एक पार्टी के व्यक्ति ने ज़्यादा कोशिश की। आपातकाल का विरोध भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिनों के लिए एकजुट रख पाया और इस पार्टी के आलोचकों ने कहा था कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व और एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों से कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। मोरारजी देसाई की सरकार 18 महीने ही अपना बहुमत रख पाई और खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला लिया और इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने सत्ता में रह पाई। मतलब जो दोबारा जब जैसे ही जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, तो फिर चरणजीत सिंह ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक सरकार का निर्माण किया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 4 महीनों के बाद ही अपना नेतृत्व निकाल लिया और उसकी सरकार भी
फिर गिर गई और 1980 में जनवरी में लोकसभा को एक नई सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई और भारतीय पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी का जबरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराई और भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी में 353 सीटें मिली, वह सत्ता में आई और उन्होंने 1970 से 89 के चुनाव में लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया। सरकार अगर अस्थिर हो तो उसके भीतर कहल हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। कि अगर जैसे ये जो दूसरी सरकार बनी थी, विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए सब कुछ कर रहा था, तो उनको बड़ा करारा जवाब मिला और दोबारा से कांग्रेस पार्टी 1980 के अंदर वापस आ गई और दोबारा से इंदिरा गांधी इनके अंदर प्रधानमंत्री दोबारा से बने। विरासत, अब शासन किसका था और किस प्रकार शासन चला। लेकिन 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी, क्या मामला इतना भर था। 1977 से और 1980 के चुनाव के बीच दलगत कांग्रेस की नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद कांग्रेस को सबको समाहित करके चलाने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ और 1969 से पहले कांग्रेस विधक विचारात्मक गतिमदी के नेता और कार्यकर्ताओं को एक समेट कर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हिमायत पार्टी बताना शुरू किया। इस प्रकार 1970 के 10 की शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वो गहरे सामाजिक और विचारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। तो कांग्रेस की सफलता इस बात पर रही कि वो गहरे सामाजिक और विचारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी ओर कितना खींच पाती है। यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर हुई। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलाव के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ साफ नजर आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेस वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज़ ने 1977 में चुनाव में एक अहम भूमिका निभाई थी। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। हमने ऊपर गौर किया था कि 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों ने मतदान का असर पड़ा था, खासकर उत्तर भारत में। लोकसभा के चुनाव के बाद 1977 के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए। इससे भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेस सरकार बनी और इस सरकार में बनने की पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में अन्य पिछड़ी जाति के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी सरकार को मंडल आयोग का नियुक्त किया गया। इस आयोग और पिछड़ी जाति की राज्यों की भूमिका के बारे में ज़्यादा विस्तार से आगे देखेंगे जो होगा। आपातकाल के बाद हर एक चुनाव में राजनीतिक व्यवस्था के अंदर बहुत बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आपातकाल और उसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में देख सकते हैं कि जो हमारा यह संकट आया है, हम इसमें हमारा संविधान में जो परिवर्तन हुआ है, जो इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसके रूप में हम इसमें देख सकते हैं। संवैधानिक संघर्ष की आपातकाल मूल में ही था। दूसरी तरफ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी इसके नेतृत्व में लोकतंत्र को ठप करने का फैसला किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि भारतीय राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों को पालन करेगा। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए करेगी। इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रबंधकों के अंतर व्यापक और चहुमुखी शक्ति दे दी। इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ और यह राजनीतिक संकट तत्कालीन वैधानिक संकट से भी कहीं ज़्यादा संगीन था। जो अब सरकार को इतनी शक्तियां दे दी कि दोबारा से वही सरकार आ गई, अब एक तरह का नया संकट और यहाँ पैदा होना शुरू हो गया था। इस दौरे में एक महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उनकी सीमाओं को लेकर उठा कि क्या जन आंदोलन होने चाहिए, क्या लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, या
अगर आवाज़ उठा सकते तो कहाँ तक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसका मामला उठा। स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वयं पूर्ति जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आए। इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। थैंक यू।